नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर अब बस कुछ ही घंटों का समय जो है वो बचा है। दिग्गजों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। 10 लोकसभा और 1 करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होने वाला है। दिग्गजों ने जनता से वो अपील भी की है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने कीमती मत का प्रयोग करें। ऐसे में चर्चा चुनाव को लेकर भी होगी। हम बातचीत ये भी करेंगे अपने खास मेहमानों से कि इस बार का ये जो मुकाबला है वो कितना खास नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो अपील दिग्गजों की तरफ से की गई है वो भी आपको सुनाते हैं। हरियाणा के मेरे परिवारजनों, 25 मई को खुलकर मतदान करें। स्वयं अपने परिवार सहित बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें और अपने इष्ट मित्रों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। मतदान समानता और न्याय के लिए, हरियाणा के विकास की डोर को मजबूत करने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसान की समृद्धि के लिए और सामाजिक बराबरी के लिए आपका एक एक वोट देश और प्रदेश को सही रास्ते पर आगे बढ़ाने में मोदी जी को मजबूती प्रदान करेगा। जैसा आपको मालूम है, 25 को लोकसभा का चुनाव होना है और 1 करनाल असेंबली का होना है। ये चुनाव जो है देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दशा और दिशा तय करेगा कि आगे क्या होगा। आपने देखा पिछले 10 साल में 2014 में जो प्रदेश हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खेल खिलाड़ियों में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में नंबर 1 था। आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और खेल खिलाड़ियों को आप स्वयं देख रहे हैं। हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या सलूक किया, उनको न्याय नहीं मिला। तो आज विचार करने की बात है। सब विचार करके सहमति बना के एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को दें। देखो, मैं सबसे पहले तो मेरी सभी बच्चियों से, बहनों से, माताओं से और मेरे भाइयों से ये अपील करूंगा कि 25 तारीख को गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है। सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके महिलाएं अपना काम फारिग करके जल्दी से जल्दी मतदान दान कहते हैं ना कि बहुत कीमती है मतदान अपना ये, और देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुबह सुबह महिलाएं जितनी जल्दी घर से निकलें और अपना मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि अपने को अपने देश का भविष्य बनाना है। तो सभी से मेरी यही अपील है कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा यहां से वोटिंग हो। देखिए, मतदान जहां हमारा अधिकार है वहीं हमारा कर्तव्य भी है, और मैं समझता हूं कि इस कर्तव्य के प्रति हमें सबकी गंभीर होना जरूरी है। हमें अपनी मनपसंद सरकार चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए, मतदान पर केंद्र पर जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। मेरी सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, पुरुषों से, सभी से मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपनी मनपसंद सरकार का चुनाव करें। फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और इस बार 4 लेयर सुरक्षा के बीच जो है पूरा लोकसभा चुनाव हो रहा है। और लगातार जो है निर्वाचन अधिकारी हैं विक्रम सिंह, वो लगातार दौरा कर रहे हैं तैयारियों को लेकर, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आखिर जान लेते हैं कितने जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं और क्या कुछ रहने वाला है। सर, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो वेबकास्टिंग के जरिए अब की बार जो है तमाम मतदान केंद्रों पर निगरानी रहेगी? हाँ जी, अब की बार जो हमारे फरीदाबाद में मतदान केंद्र हैं 1572 है, तो उन पे सभी पे हमने वेबकैम लगाए हैं। तो उनकी मॉनिटरिंग हमारा कंट्रोल रूम ये रहेगा, तो यहाँ पे से हम मॉनिटरिंग करेंगे सभी की। तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हमने टीम्स बना दी हैं, तो 5-5 लोग हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे रहेंगे। वो स्क्रीन चेंज कर करके देखते रहेंगे। कोई भी अगर कहीं पे गड़बड़ी मिलती है या कोई कमी मिलती है तो वो तभी की तभी पॉइंट आउट करके कंसर्न टीम को बता के वो उसको सॉर्ट आउट करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो मतदाता हैं उनके लिए साफ तौर पर कहा गया है कि जब भी वो बूथ पर जाएंगे तो निगरानी में रहेंगे और तीसरी आंख की निगरानी लगातार जारी रहेगी, क्योंकि इस बार सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उससे पूरी निगरानी
रखी जाएगी। अगर किसी भी कोई अनहोनी घटना होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए टीमों का गठन भी किया गया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दे। तो देखिए, कल चुनाव होना है, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें, राकेश कुमार मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं और रवि कालीरमन विशेष संवाददाता। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि यहां पर हमारी संवाददाता भी जब उन्होंने मतदान केंद्रों का जायजा लिया, तमाम तैयारियों को देखा, तो समझ आ रहा है कि तैयारियां लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। माहौल अभी कैसा बना हुआ है कल को लेकर, क्योंकि अब घड़ियां बेहद नजदीक आ गई है, समय अब काफी कम बचा है, तो किस तरह से मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं जो है नजर आ रही हैं? सबसे पहले इसके बारे में बताइए रवि। बिल्कुल, देखिए, कल की अगर बात की जाए तो कल छठे चरण का चुनाव देश में होने जा रहा है। 58 सीटों पर शनिवार को ये चुनाव होगा। तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीट और करनाल एक विधानसभा का उपचुनाव जो है इसमें शामिल है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कुल 223 उम्मीदवार मैदान में है। एसपीएसटी करनाल विधानसभा की अगर बात की जाए तो उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में है। इस बार हरियाणा में करीब 2,76,000 मतदाता सूची में शामिल हैं। हरियाणा में निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने मतदान की तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। प्रदेश में आज मतदान पेटियां शाम तक मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। बात की जाए तो प्रदेश में मतदान के लिए 10,343 स्थानों पर कुल 20,006 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 1,362 स्थानों पर 3,033 मतदान केंद्रों को संवेदनशील जो है वो माना गया है और 51 मतदान केंद्र को वनरबेल माना गया है। ये तमाम जो वो मतदान केंद्र हैं जहां संवेदनशील, अति संवेदनशील जो है वो मतदान केंद्र है। और इसके बाद की अगर बात की जाए तो तमाम तरह की पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। 35,000 से अधिक पुलिसकर्मी यानी कि एसपीओ सहित पैरामिलिट्री फोर्स की 152 कंपनियां, 24,000 से अधिक होमगार्ड के जवान जो हैं इस पूरे इलेक्शन के दौरान तैनात रहने वाले हैं। चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कुल 300 नाके जो है वो लगाए गए हैं। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो तैनात रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश में 418 फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो है उनका गठन किया गया है। 415 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 34 क्विक रिस्पांस टीम जो है वो बनाई गई है ताकि मतदान में कोई गड़बड़ी पाई जाती है या मतदान में कुछ। ठीक है रवि, तो कुल मिलाकर सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं राकेश कुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी। राजनीतिक विश्लेषक आप हैं और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें, कितना दिलचस्प आप मुकाबला ये देख रहे हैं 2024 का? सुश्री, सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं से भी अपील करूंगा कि आप अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें और कल सभी मतदाता जाके अपना सुबह सुबह वोट दें। अब रही कल की चुनाव की बात, तो सृष्टि जी धरातल पे आपने भी रिपोर्टिंग करी, हम लोग भी लोगों के बीच तक पहुंचे। इस बार के चुनाव में सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी की भी तरफ पब्लिक का, आम जनता का झुकाव सीधे तौर पे दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के अंदर एक तरफा चुनाव की कहीं ना कहीं शुरू से लेकर अब तक कोई आवाज नहीं आ रही। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हरियाणा हो या सटा हुआ दिल्ली हो, दोनों ही प्रदेशों के अंदर जो चुनाव होगा उसमें जो भी विजयी कैंडिडेट होगा, जो जिस भी पार्टी का हो, उसका जो मार्जिन होगा वो इतना अधिक नहीं होगा जितने अधिक की अनुमान कोई भी लगा रहा होगा जी। दोनों ही प्रदेशों में, हरियाणा में भी जो चुनाव है उसमें जनता अपने मन को अभी तक पब्लिक के बीच या मंचों से कहीं तक पहुंचा नहीं पाई। जो पॉलिटिकल लोग जो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं वो जरूर राजनीति की या चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक आम जनता, एक लेमैन, वो कहीं ना कहीं चुनाव की चर्चा ना करके, चुनाव के बारे में बात ना करके, वो केवल मतदान करके ही बताएगा और आने वाली 4 तारीख को रिजल्ट के साथ
वो सबके सामने आ जाएगी। बिल्कुल और बिल्कुल। हरियाणा का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है कि आप देखें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो और जेजेपी हो, जेजेपी भी अब अलग होकर चुनाव लड़ रही है। तो देखने की बात ये रहेगी कि जो जेजेपी जो वोट को नुकसान पहुंचाएगी, तो वो जेजेपी क्या बीजेपी के वोटों को नुकसान पहुंचाती है या वो कांग्रेस पार्टी के वोटों को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि हरियाणा के चुनाव में कहीं ना कहीं जेजेपी का जो वोट उसको मिलेगा, तो वो भी ये निश्चित करेगा कि वो किसको नुकसान पहुंचाएगी। वो जिसको नुकसान पहुंचाएगी उसके प्रतिद्वंदी पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत अधिक फायदा पहुंचने वाला है। ठीक है, वोट काटू पार्टी के रूप में काम ये जो दल है वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं जादौन साहब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए राकेश कुमार जी तो कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, लोगों का जो मूड है वो मिक्स नजर आ रहा है और ज्यादा कुछ खुलकर लोग जो है इस बार बताने को भी तैयार नहीं है। 2019 के मुकाबले से अगर इसको कंपेयर किया जाए, कितना अलग आप इसको मान रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि 2019 में तो थोड़ा जज्बाती माहौल था, उस तरह की भावना का माहौल जो है इस बार नहीं है। थोड़ा मतदाता शांत है और नॉर्मल है, सामान्य दिखाई देता है। पहले 2014 और 19 के चुनाव में मतदाता थोड़ा उत्साह में दिखाई देता था और ये लगता था कि कोई लहर जैसी चल रही है, और वो लहर जैसी साबित भी हुई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को सीटें भी बढ़कर मिली। 2014 में तो पूरी तरह से जो है एक दल के हाथ में सत्ता आई, फिर उनको दोबारा सत्ता मिली और सीटें बढ़कर मिली। तो दोनों चुनाव में एक लहर जैसा माहौल था। अब वो मतदाता शांत है और ऐसा लगता है कि किसी तरह की कोई लहर नहीं है, और मतदाता किसी तरह से सभी के कामकाज को, इनके अपनी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2 कार्यकाल रही है उसके कामकाज का आकलन करके और विपक्ष के भी एजेंडे को जिस तरह से वो लेके आए हैं उनका आकलन करके सोच समझ के मतदान करेगा। अब ये है कि ये जो कम मतदान हो रहा है, मतदान का प्रतिशत में जो कमी आई है, वो यही कारण है कि कोई लहर नहीं है और मतदाता अपने तरीके से अपने सामान्य कामकाज में रहते हुए समय निकाल कर मतदान कर रहा है। जितना हो पा रहा है वो ठीक है। तो उत्साह में कमी आने की आप बात कर रहे हैं, उसके पीछे भी वही फैक्टर है क्या कि जो लहर 2019 में एक मोदी लहर, मोदी मैजिक 2014 में भी जिसका जिक्र किया जा रहा था, क्या वो अभी ग्राउंड पर उतना नजर नहीं आ रहा है? निश्चित तौर पर उसमें कमी आई है। पहले ये था कि लोग ये देखना चाहते थे कि मोदी जी जो भारतीय राजनीति में एक नया उभार हुआ है नेतृत्व का, वो किस तरह से काम करता है। तो लोग थोड़े उत्साहित थे कि इनको वोट दिया जाए और इनको काम करने का अवसर दिया जाए। अब 2 कार्यकाल लोगों ने देखे हैं, अब उसमें कई बार एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी भी भावनाएं पैदा हो जाती हैं और कुछ जो है मतदाता अपने तरीके से गंभीर भी हो जाता है कि वो देखना कि चलिए इनका कार्यकाल 2 बार देखा है, अब सोच समझ के मतदान करते हैं। तो इस बार कुछ ऐसी स्थिति दिखाई देती है। उससे लगता है विपक्ष को भी उत्साहित है कि हम मुकाबले में आ गए हैं और अब ये जो है जीत का अंतर उतना नहीं रहेगा या सीटें कम हो जाएंगी, इस तरह के कयास हैं। तो मतदान का प्रतिशत भी कम हो रहा है, तो उससे लगता है कि मतदाता बहुत उत्साहित नहीं है। नहीं तो ये मतदान प्रतिशत इतना कम नहीं होता। कोई सरकार किसकी चुनी जा रही है मतदान प्रतिशत से या बढ़ने से या घटने से, ये कोई विषय नहीं है। लेकिन मतदाता का उत्साह का जरूर पता चलता है कि मतदाता अभी उत्साह में है। तो अभी लगता है कि मतदाता बहुत सामान्य स्थिति में है और वो सोच समझ के तय करके मतदान करेगा। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारियां की हैं, पन्ना प्रमुखों के बड़े सम्मेलन किए हैं। तो अभी तो पूरे जो 5 चरण हुए वह मतदान प्रतिशत कम रहा है पिछली बार से। अब ये देखना है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की है और पन्ना प्रमुख नियुक्त किए हैं, तो वो किस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ा पाते हैं, ये थोड़ा देखने की बात होगी। बिल्कुल, पार्टियों ने तैयारी तो कमर कस के की है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की भी अगर चुनावी रैलियों की बात की जाए, कार्यक्रमों की बात की जाए, अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, सबने कोई भी कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ी। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि 19 वाली जीत दोबारा होगी, 10 की 10 सीटों पर जीत का दम भर रही है पार्टी। लेकिन जिस तरह से राकेश कुमार जी ने कहा, राजेंद्र जादौन जी ने कहा कि इस बार माहौल भी अलग है और मतदाता उतने उत्साहित नहीं है, थोड़े शांत वोटर्स नजर आ रहे हैं। आप कितना अग्री करते हैं इससे? जी बिल्कुल, मैं लगातार इस बात को लेकर सृष्टि आपसे भी और हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शकों के बीच में हमने जब भी मौका मिला है इस बात को साझा किया है
कि किस प्रकार की जो रणनीति के तहत चुनाव लड़ा गया। लेकिन एक बात देखिए कि जो मनोवैज्ञानिक दबाव 400 पार का जो नारा एक दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार, तो उस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव जो बनाने की कोशिश की गई थी, उससे वो कहीं न कहीं उस पर वो पीछे हटते दिखाई दिए। हर स्तर पर यह एक बात देखने को मिली। हालांकि देखिए, जैसा अभी राजेंद्र जी बता रहे थे कि पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट एक अच्छा कंसेप्ट है, जिसके आधार पर जो रणनीतिक तौर पर उन्होंने कई बार सम्मेलन आयोजित किए। लेकिन इस चुनाव में एक सबसे बड़ी भूमिका पन्ना प्रमुख को जो रहनी चाहिए थी रणनीतिक तौर पर, जमीनी तौर पर, वो कहीं न कहीं अनुपस्थित दिखाई दी। वो पन्ना प्रमुख जो है वो दिखाई नहीं दिए। एक 2019 के चुनाव के हिसाब से देखें तो उस समय निश्चित रूप से एक लहर थी, एक जज्बा था, जिसके आधार पर एक जज्बात था, उसके आधार पर वोट करने के लिए लोग गए और बढ़ चढ़कर मतदान किया। और देखिए करीब 70% से ज्यादा मतदान जो है वो 2019 में हुआ। इस बार चुनाव आयोग का लक्ष्य 75% का है, तो ऐसी उम्मीद है कि हो जाए। लेकिन जिस प्रकार का देखिए समीकरण लग रहे हैं, माहौल लग रहा है, उस हिसाब से उत्साहजनक मतदान आएगा, इसमें संशय है। हालांकि दावे बड़े किए गए हैं, व्यवस्था बड़ी की गई है और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से कसरत भी की गई है। सृष्टि, अगर चुनाव के दौर के शुरुआत की बात करें, शुरुआती चरण की, देखिए हरियाणा में एक तो छठे चरण में चुनाव होने से सारी जो जितनी भी भागदौड़ थी वो लंबी खींचती चली गई। उस वजह से चुनावी माहौल जो है वो नीरस होता गया। और कुल मिलाकर जो पहले चरण में जिस प्रकार के देखिए बढ़त बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, पहले प्रत्याशियों का ऐलान किया, उम्मीदवारों का ऐलान किया और वो उम्मीदवार अपना जमीनी स्तर पर काम करने जुट गए। लेकिन वो एक तरफा खेल चला आ रहा था, उसके सामने जब तक प्रतिद्वंदी नहीं आता चुनाव नीरस बना रहता है, रोचक नहीं बनता, रोमांचक नहीं बनता। इसी कोशिश में देखिए जब उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया, उसके बाद जो है चुनाव दिलचस्पी भरा हो गया और रोमांचक हो गया और सभी लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। और उसके बाद ही देखिए भले ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें, वे चुनाव मैदान में उतर आए थे और उन्होंने करीब 100 से ज्यादा जो है वो रैलियों को संबोधित किया, जनसभाओं को संबोधित किया और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। लेकिन इन सबके बाद भी जो है वो चुनाव उठ नहीं पाया था और यही स्थिति लास्ट तक बनी रही और आखिरकार दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, अमित शाह भी आए और साथ साथ अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरे, जो स्टार कैंपेनर की सूची थी भारतीय जनता पार्टी की 40 सदस्य की और कांग्रेस की 40 सदस्य की, वो सभी उनमें से ज्यादातर चेहरे जो है चुनाव प्रचार करते हुए अंतिम चरण में दिखाई दिए। राहुल गांधी भी आए, प्रियंका गांधी भी आए। उसके बाद कुछ 4-5 दिनों से माहौल जो है वो गर्मी उस चुनाव में आई, जिस प्रकार से तापमान ऊंचा उठा उसी तरह से पारा जो है सियासी पारा भी उठा। लेकिन आप देखिए मतदाता को घरों से निकालना एक बड़ी चुनौती है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि चुनाव आयोग के सामने और जो चुनाव मैदान में 223 के करीब संख्या में जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतरे हुए हैं हरियाणा में, उन सबके लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो गर्मी, भीषण गर्मी है। 25 मई वो तारीख है जब 9 तपा आ जाएगा। यहाँ बैठे सारे एक्सपर्ट और हमारे हरियाणा न्यूज के सभी दर्शक भी इस बात को समझते होंगे कि 9 तपा यानी कि भीषण गर्मी का वो दौर, वो 9 दिन तपते हैं और वो कल से ही शुरू हो रहे हैं। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से देखिए शेड की और पानी की और तमाम व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन शहरी मतदाता जिस पर भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा फोकस है और किसान और ग्रामीण जो पहले से कई मुद्दों को लेकर, किसानी के मुद्दों को लेकर भाजपा से निराश है, वे गांवों में वोट करेंगे। शहरी वोटर को घरों से निकालकर मतदान बूथ तक ले जाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। वो क्या चुनाव आयोग कर पाएगा और क्या वो तमाम उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में उतरे वो कर पाएंगे, उस पर चुनाव का प्रतिशत निर्भर करेगा और तभी सारी स्थितियां क्लियर हो पाएगी। जी बिल्कुल राकेश जी, देखिए चुनाव प्रतिशत की भी हम बात कर रहे हैं और मुद्दों की भी बात कर रहे हैं, जैसे कि अमित जी ने भी बोला कि किसानों से जुड़े मुद्दे हावी रह सकते हैं। देखिए पहलवानों के भी जो मामला था वो भी इस बीच बहुत गूंजा था और उसका फायदा भी उठाने की लोगों ने कहीं ना कहीं पार्टियों ने कोशिश की थी। आप राकेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? खासतौर पर बात अगर हरियाणा की जाए तो क्या लगता है हरियाणा की जो जनता है वो किन चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी इस बार? देखिए सृष्टि जी, हरियाणा के अगर मैं पर्टिकुलर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का ही जो मुद्दा है वो पूरे देश में भी मुद्दा है। क्योंकि आप देखिए कि हरियाणा के जो किसान, जैसे कि पंजाब में भी किसान है, यूपी में भी किसान है, हरियाणा में भी किसान है, मुद्दा इस बात का होना चाहिए कि किसानों की आय किस तरीके से बढ़ाई जाए, किसानों का स्तर किस तरीके से बढ़ाया जाए। दूसरे नंबर पे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए था कि युवाओं के अंदर रोजगार की बात,
कि किस तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज हैं उसको जल्द से जल्द निकाला जाए, कौन कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा, अभी सरकार में कितनी वैकेंसीज पेंडिंग है, उस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए था। चुनाव होना चाहिए था कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा मेडल देता है। मुद्दा ये होना चाहिए था कि हरियाणा के अंदर किस तरीके से स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कितने स्टेडियम्स और बनाए जाएंगे, क्योंकि हरियाणा, आप देखें कि हरियाणा के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, यूपी के बच्चे सब स्पोर्ट्स में अच्छा है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी स्पोर्ट्स की ज्यादा मांग होती है। तो वहां के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक रिपोर्ट कार्ड लेकर आना चाहिए और वहां के प्रदेश के मुद्दों को लाना चाहिए कि किसान की आय कैसे दुगनी होगी, रोजगार कैसे बढ़ेंगे, महंगाई कैसे कम होगी, स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाएगा। इन मुद्दों पे चुनाव होने चाहिए थे। और आप देखें कि जो लोग हैं, जनता है, हमारा यूथ वोटर है, कहीं ना कहीं अब उसको डिमांड करनी आ गई है। अब युवा अपने लिए नौकरी मांग रहा है। अब युवा कह रहा है कि मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी होंगी, मैं क्या बिजनेस कर सकता हूं, मेरे लिए क्या सरकारी योजना है कि मैं बिजनेस करने जाऊं तो मुझे सपोर्ट मिले। इन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। आज का जो युवा है वो इंटरनेट पे बैठ के ये देख लेता है कि सरकार ने क्या काम किया, क्या नहीं किया। वो आज ऑनलाइन कंप्लेंट कर देता है। तो पहले के समय के और आज के समय के इलेक्शंस में बहुत बदलाव आ चुका है। आज के नेता अगर कोई अपना कोई प्रपोजल रखते हैं कि हमने ये किया, तो एक छोटा सा बच्चा भी गूगल पे सर्च करके बता देता है कि हमने ये चीज की है या नहीं की है। तो चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए और ये मुद्दे थे। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा होगा, इन मुद्दों पे वोट मांगा होगा और उन्होंने जनता तक अपनी सर्विसेज दी होंगी, तो जनता उसको वोट देगी। बिल्कुल। जादौन साहब, क्या लगता है, कांग्रेस ने तो इस बार जनता की नब्ज पकड़ने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस की अगर घोषणा पत्र की, मैनिफेस्टो की बात की जाए, जिसको न्याय पत्र का नाम उसने दिया है, नारी शक्ति एक बहुत बड़ा फैक्टर रह सकता है इसमें क्या, और साथ ही एमएसपी, जो किसानों की मांग खासतौर पर हरियाणा में बार बार उठी है, एमएसपी को लेकर उन्होंने कानून बनाने की बात कह दी है अपने इस न्याय पत्र में। तो ये जो मैनिफेस्टो दोनों ही पार्टियों की तरफ से, वो भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर बीजेपी का हो, क्या लगता है उनमें जो मुद्दे उठाए गए हैं वो कितना इम्पैक्ट डालेंगे इस चुनाव में जनता पर? और साथ ही एक उपचुनाव को लेकर सर मैं आपसे और रिएक्शन चाहूंगी, जो करनाल में उपचुनाव होना है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है कि इस बार जो है कांग्रेस जो घोषणा पत्र लेकर आई है उसमें जनता के बीच में जो मुद्दे उठाए जाते रहे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं जनता के, उनका उन्होंने समाधान करने के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली है उनको भरेंगे, और हम जो है महिला, जो सीनियर महिला है प्रत्येक परिवार की, उनको 1 लाख रुपए साल देंगे। तो उन्होंने जो है जनता के बीच में जो समस्याएं पैदा हुई है, खासतौर से रोजगार की जो समस्या है, उसका समाधान उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिखाया है। और रोजगार के और भी वादे किए हैं। किसानों के लिए भी उन्होंने किसान, मजदूर, गरीब के कर्ज माफी की भी बात की है। और उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 16 लाख करोड़ जो बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया है, हम उसकी वसूली करेंगे और वो आम आदमी को पहुंचाएंगे। तो इस तरह का उन्होंने जो है, जो सरकार, केंद्र सरकार करती रही, उसका जवाब दिया है और लोगों की जो डिमांड है उसके अनुसार अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। तो अब देखते हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी के भी अपने वादे हैं कि हम जो है निवेश बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर कहा जा सकता है कटाक्ष करना क्यों ना हो, पीएम मोदी की तरफ से भी मंगलसूत्र से लेकर अन्य तमाम बयान दिए गए कटाक्ष करते हुए। चलिए ठीक है जादौन साहब, क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आपको बीच में ही रोक रही हूँ, माफी के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अब समय जो है वो ज्यादा नहीं बचा है। कल जो है हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि वोटिंग परसेंटेज जिसको बढ़ाने की कोशिश चुनाव आयोग लगातार करता आ रहा है, वो बढ़ता है। साथ ही जो लोग हैं वो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर पहुंचते हैं मतदान केंद्रों पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।